हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अफ़गानी मुद्रा इनमें से किस देश की है? भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या चीन? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, अफ़गानी जो मुद्रा है वो अफ़गानिस्तान देश की है। ठीक है। अब अफ़गानिस्तान की बात है तो हम अफ़गानिस्तान को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान को आपको यहाँ पर याद रखना है, इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसके लिए कहा जाता है शोरा। ठीक है। अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसके लिए क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है, शोरा। ठीक है। और इसका जो अफ़गानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रीय गान है उसके लिए अफ़गान कहा जाता है। राष्ट्रीय फल है अनार, राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा बाज, राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, राष्ट्रीय वृक्ष है अफ़गान पाइन, राष्ट्रीय खेल है बुजकासी और राष्ट्रीय नृत्य इसका जो है वो है अट्टान। ठीक है। ये बातें आपको अफ़गानिस्तान के बारे में याद रखना है। इसके अलावा इसको आपको याद रखना है, सबसे लंबी नदी जो है अफ़गानिस्तान की वो हेलमंद है। सबसे ऊंची चोटी है अफ़गानिस्तान की नौशाख। और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो भारत से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी, और जो कि लद्दाख का राज्य यहाँ पर जो यूटी है उससे लगती है। और डूरंड रेखा इस सीमा का नाम है। ठीक है। और ये जो बुजकासी है ये एक घुड़सवारी टाइप की ये रेस होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या म्यांमार? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनकी संसद के नाम भी जो है आपको याद होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अल्बानिया की जो संसद है उसके लिए जनसभा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसे संघीय संसद कहा जाता है। उज्बेकिस्तान की संसद को ओलिय मजलिस कहा जाता है। और यूएसए में संसद को कांग्रेस, और टर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली, स्पेन में क्रोटस, रूस में ड्यूमा, अब पोलैंड की संसद को सेजम, और भूटान की संसद को यहाँ पर तेसोगदू कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कुछ नाम हैं संसद के, ये आप ज़रूर याद रखें। ठीक है। अब यहाँ पर रह गया श्रीलंका। श्रीलंका की जो संसद होती है उसके लिए कहा जाता है क्या? पार्लिमेंथोवा। ठीक है। पार्लिमेंथोवा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्लिमेंथोवा। ठीक है। और भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, बांग्लादेश की जातीय संसद बता दिया। और म्यांमार जो है, म्यांमार की संसद को कहा जाता है पाइथू हलुटाव। पाइथू हलुटाव। ठीक है। हलुटाव ये कहा जाता है म्यांमार की संसद को। ठीक है। ये नाम है म्यांमार की संसद का, तो ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ संसद के नेम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, क्रिकेट, कुश्ती या हॉकी? तो इसका जो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं इनके राष्ट्रीय जो खेल हैं वो मैं यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, ये आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम्स है वो क्या है? वो है क्रिकेट। इसके साथ ही बरमूडा और इंग्लैंड जो देश हैं उनका भी जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बुल्गारिया का वेट लिफ्टिंग है। कनाडा का आइस हॉकी है जो कि चेक रिपब्लिक का भी है। चाइना का पिंग पोंग है, मतलब टेबल टेनिस है, चाइना में इसे पिंग पोंग बोला जाता है। फ्रांस का फुटबॉल है। फुटबॉल जो है इजराइल और इटली का भी राष्ट्रीय खेल है। और ईरान जो है वो जो ईरान है इसका राष्ट्रीय खेल रेसलिंग है। और यूएसए का बेसबॉल है। बेसबॉल क्यूबा का भी राष्ट्रीय खेल है। और हंगरी का है वाटर पोलो। और जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का है बास्केटबॉल। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय खेल हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर या महेंद्र सिंह धोनी? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है।
अब जो नाम है, जो मतलब खिलाड़ियों के नाम हैं इम्पोर्टेंट, वो आप और देख लीजिएगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हॉकी के जादूगर को जो हॉकी का जादूगर है उसको, उस नाम को किससे संबोधित किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और फ्लाइंग फिश और फ्लाइंग सिख, ये दो नाम हैं। फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेलिप्स को, और फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है, और इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है लिएंडर पेस और महेश भूपति को। ठीक है, और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के लिए कहा जाता है। और ये दो हैं, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वैसे लिटिल मास्टर जो है वो सुनील गावस्कर के लिए कहा जाता है। उड़न परी पीटी ऊषा के लिए, 360 डिग्री एबी डिविलियर्स के लिए, किंग ऑफ किले जो है राफेल नडाल को कहा जाता है। ठीक है, और लाइटनिंग किड ये विश्वनाथ आनंद के लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है SSC GD का। ठीक है, अभी हम इसमें बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट चलेंगे बहुत डिटेल में हम इसमें जो है लेके चलेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। और आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि हम इसमें कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हर एस्पेक्ट से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज़ें लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल या चौथा मंडल? तो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और अब इसके और भी जो मंडल हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसमें क्या बताया गया है, उसमें ऋषि गुत्समत भार्गव के परिवार को समर्पित है दूसरा मंडल। चौथा मंडल जो ऋग्वेद का है वो कृषि और इंद्र की स्तुति की बात उसमें करी गई है। पांचवें मंडल में ऋषि अत्रि और उनके वंशजों को समर्पित है। और सातवां मंडल जो है वो दशरथ के युद्ध के बारे में बात करता है, जो दशरथ को युद्ध था उसके बारे में बात करता है। और आठवां मंडल जो है वो कंडव और अंगिरस वंश के ऋषियों की बात करता है। और नवें मंडल में सोम देवता की बात करी गई है, और 10वें में पुरुष सूक्त की बात करी गई है। ठीक है, तो आप ये तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र की बात करी गई है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, और 9वां मंडल सोम देवता, और चौथा मंडल कृषि और इंद्र की स्थितियों पर बात करी गई है। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद करिएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसके जब वेद की बात हो तो हम और वेदों के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेद है ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मैंने सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया है, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में कुल जो मंडल हैं वो 10 हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं, और सूक्त हैं 1028, और ऋचाएँ हैं इसमें 10,580। यहाँ पर आप सूक्त और ऋचाएँ समझिएगा। जो ऋचा है इसका मतलब होता है एक मंत्र, मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं वो 10,580 दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो सूक्त हैं वो 1028 है, मतलब कई सारी ऋचाएँ मिलकर, कह सकते हैं कई सारे मंत्र मिलकर एक सूक्त बनाते हैं, तो 1028 जो सूक्त हैं। और कुल मंडल हैं 10 हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। अब देखते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ऋग्वेद के जो कठिन श्लोक थे उन्हें समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, और उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिक की। ठीक है, अब बात यजुर्वेद की करते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड की बात करी गई है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और इसके जो पढ़ने वाले के लिए अद्रिव कहते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ इसके जो हैं वो शतपथ और तैत्तिरीय हैं। ऐसे ही सामवेद जो है ये जो है यज्ञ के मंत्र इसमें दिए गए हैं। ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, और इसे पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और इसके जो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो हैं पंचविश और षड्विश। ठीक है, इसके अलावा जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीनतम वेद है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, पढ़ने वाले को ब्रह्मा, और इसमें भूत प्रेत के निवारण वगैरह की बात, टोटका उटका की बात इसमें सब करी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो संख्या है 108 है।
ठीक है। उपनिषद जो हैं 108 इनकी संख्या मानी गई है उपनिषद की। और आपको इसमें याद रखना है, उपनिषद में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिएगा। उपनिषद में जो है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो क्या है, बृहदारण्यक। और सबसे छोटा जो है वो है मांडव्य उपनिषद। और सबसे पुराना कौन सा है, मुंडको उपनिषद। ये जो है 3 बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन घाटी के बारे में। बेलन घाटी का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, प्रोफेसर GR शर्मा, SR राव और MS वत्स या BB लाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर GR शर्मा होगा। और जो बेलन घाटी है ये यहाँ पर इलाहाबाद में है। मतलब इसका जो बेलन घाटी लगती है, इसमें जो यूपी के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये मतलब जो 3 ज़िले हैं उनके बीच में लगती है। इन तीनों ज़िलों के अंदर इसका एरिया आता है। और यहाँ पर बेलन घाटी में जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो कि कौशाम्बी के संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे। SR राव। SR राव कौन है, SR राव का पूरा नाम क्या है, इनका नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, ठीक है। इन्होंने जो है लोथल की खोज की थी। और नेक्स्ट है MS वत्स। ये जो MS वत्स हैं ये एक पुरातत्वविद हैं, और जिनका कि जो हड़प्पा की जो खोज जो की गई थी उसमें इनका नाम देखने के लिए मिलता है। और BB लाल जो हैं ये ब्रजवासी लाल, जो मतलब ब्रजवासी लाल हैं, ये भारत में जो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और हस्तिनापुर की खुदाई में इनको देखने के लिए मतलब देखा जाता है, इनका रोल रहा है उसमें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भीमबेटका की खोज किसने की थी, भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर BS बाकड़कर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और RD बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A, डॉक्टर BS बाकड़कर। ये खोज 1957 से 58 में की गई थी। और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और जो जॉन मार्शल हैं, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता उसके जो उत्खनन हुआ था उस समय उस सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, ठीक है। तो इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता से आप इन्हें याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आप इन्हें याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के समय ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है RD बनर्जी। तो RD बनर्जी का नाम क्या है, राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल को मैंने जी आपके लिए बताया कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन खोज हो रही थी, तो उस समय भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसके महानिदेशक थे, ठीक है, महानिदेशक ये थे जॉन मार्शल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किसने विचार किया, ठीक है। टॉलमी, जोहान्स केपलर, फ्रेड हॉयल या कोपरनिकस। तो ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किसने विचार किया, तो इसका सही आंसर क्या है, फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने यह विचार किया था स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या था, इसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड का ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इस तरीके की एक संकल्पना दी गई थी, ठीक है, फ्रेड हॉयल के द्वारा। और इसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वो इसके लिए मतलब ये जो संकल्पना जब दी गई थी, मतलब इसका ना कोई अंत है ना कोई है, तो ये दी गई थी, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। ये जो संकल्पना दी गई थी ये 1948 में पेश किया गया था, लेकिन बिग बैंग थ्योरी इसकी विपरीत थी।
जो बिग बैंग थ्योरी थी वो इसके विपरीत थी। उसमें इसका विपरीत बात करी गई थी, उसमें शुरुआत और अंत की बात करी गई थी ब्रह्मांड की। बस इसमें जो है ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत ऐसा बताया गया था कि ना तो कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होता है, तो ये बताया गया है। फिलहाल आप याद रखिएगा, ब्रह्मांड का जो स्थिर अवस्था की जो संकल्पना है वो फ्रेड हॉयल ने 1948 में दी थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे टॉल्मी ने, एक सेकंड मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। हाँ, टॉल्मी आप याद रखेंगे। टॉल्मी के लिए हम क्यों याद रखते हैं, टॉल्मी ने जो है जियो सेंट्रिक थ्योरी दी थी, भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, जियो सेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी थी, भू केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, जोहान्स केपलर जो हैं इन्होंने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन मतलब ग्रहों की गति को जो नियम है, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम इन्होंने दिया था जोहान्स केपलर ने। ठीक है, और कॉपरनिकस आप जानते हैं किसके लिए फेमस है, ये है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जिन्होंने दिया था। हेलिसेंट्रिक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। टॉल्मी के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब भू केंद्रीय सिद्धांत, और जोहान्स केपलर जो हैं ये ग्रहों के गति के नियम के लिए जाने जाते हैं, और कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और फ्रेड हॉयल जो कि स्थिर अवस्था की संकल्पना जिन्होंने दी थी उसके लिए जाने जाते हैं, और ये 1948 में इन्होंने दी थी। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एरिस्टोस्थेनीज, या फिर हिकेटियस, या फिर निकोलस कॉपरनिकस। इसका सही उत्तर होगा निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, क्या होगा, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इसके बाद में ये देखेंगे हम आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक कहा जाते हैं निकोलस कॉपरनिकस के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं इनके लिए आप याद रखेंगे किसके लिए, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, ये कौन है, ये हैं फादर ऑफ मतलब आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक ये हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ठीक है, और जो यहाँ पर आप देखेंगे एरिस्टोस्थेनीज कौन है, ये भूगोल के जनक है, इन्हें बोलते हैं क्या, ज्योग्राफी के जनक। ठीक है, ज्योग्राफी के जनक इन्हें कहा जाता है। और हिकेटियस के लिए क्या कहा जाता है, प्राचीन भूगोल के जनक। ये कौन है, ये प्राचीन भूगोल के जनक है। ठीक है, प्राचीन भूगोल के जनक। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये कौन है, ये हैं आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है, ये कौन है, हम्बोल्ट, ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट हैं आधुनिक भूगोल के जनक, और हिकेटियस जो हैं ये प्राचीन भूगोल के जनक हैं। और जो एरिस्टोस्थेनीज हैं ये हैं ज्योग्राफी, मतलब सिर्फ भूगोल के जनक पूछ रहा है तो ये एरिस्टोस्थेनीज लगाएंगे, और हिकेटियस के लिए प्राचीन भूगोल, और हम्बोल्ट के लिए आधुनिक भूगोल। और आधुनिक खगोल की अगर बात आ जाएगी तो निकोलस कॉपरनिकस होंगे इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, और जॉन मेनार्ड कीन्स। तो सही आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, कौन है, एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब वो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो है इन्होंने 1776 में इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर रही थी इनकी पुस्तक। आप याद रखेंगे एडम स्मिथ की बुक 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इन्होंने जो है फ्री मार्केट, इनविजिबल हैंड, कई तरीके के सिद्धांत भी दिए थे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक, ये एक वैज्ञानिक है, इनकी भी एक प्रसिद्ध आप याद रखेंगे, मतलब वैज्ञानिक साम्यवाद है, एक साम्यवाद का इन्हें जनक कहा जाता है, एक तरीके से हम लिख सकते हैं साम्यवाद का जनक। ठीक है, कम्युनिज्म, द फादर ऑफ कम्युनिज्म इन्हें बोल सकते हैं, साम्यवाद का जनक इन्हें कहा जाता है कार्ल मार्क्स को।
और इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल जो हैं, इन्होंने मांग और पूर्ति, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के कई तरीके से उनके मतलब सिद्धांतों को दिया था। डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो सिद्धांत है इन्हें याद किया जाता है, उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। और जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कई सारी किताबों में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक इन्हें कहा जाता है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्या क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या है, जे.एम. कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल ए सैमुअल्सन या कार्ल मार्क्स। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने ये पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में। कब लिखी है? 1890 में इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, ठीक है। और जॉन मेनार्ड कीन्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। और कार्ल मार्क्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, दास कैपिटल इन्होंने लिखी है, समाजवाद और साम्यवाद के जनक कह सकते हैं इन्हें। और पॉल ए सैमुअल्सन कौन? इन्होंने एक वो पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस लिखी थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी थे ये। तो इनकी बुक का नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इनकी बुक का नाम क्या होगा? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। और ये अर्थशास्त्र में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट अमेरिकी थे, ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकन थे पॉल ए सैमुअल्सन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बुक का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाए गए अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो कौन सा एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी? तो वो एक्ट कौन सा था, देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 या एक्ट ऑफ सेलमेंट 1781। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक्ट ऑफ सेलमेंट 1781 इसका जो है सही आंसर। और तो इसमें एक्ट ऑफ सेलमेंट के अंदर जो है 1781 में क्या कहा गया था कि बंगाल जो मतलब कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो उसे दे दिया गया था, ठीक है। और जो बाकी जो एक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें सबसे बड़ा क्या चीज़ थी इसमें, तो आपको यहाँ पर याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इसमें स्थापना करी गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी इसके माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। फिर चार्टर एक्ट 1793 का कहता है, इसमें क्या था, कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था, 20 ईयर्स प्लस, इस करके आप याद रखिएगा, 20 वर्ष कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया था 1793 में, ठीक है। और जो चार्टर एक्ट जो 1813 था, तो उसमें क्या था, कंपनी के जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार को छोड़कर, मतलब जो 1813 में मैं आपको यहाँ बता दूँ, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जिसमें चाय का व्यापार छोड़ दिया गया था, बाकी का इसमें समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी कर सकती थी, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसका आंसर सही क्या होगा? एक्ट ऑफ सेलमेंट 1781 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था? तो अभी हमने देखा 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, 20 ईयर्स, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, 1793 ये हमने देखा, अभी चार्टर एक्ट 1793 देखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1793 इसका सही आंसर होगा।
और चार्टर एक्ट 1813 अभी हमने देखा, जैसे कि कंपनी को जो है चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर उसका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसका एक अधिकार समाप्त कंपनी का। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो मतलब जो है एक अधिकार था पूर्णतः समाप्त। इसमें क्या होता है, 1813 में तो एक अधिकार जो है समाप्त होता है, बट चाय और चीन के व्यापार को छोड़ दिया था। बट इसमें क्या होता है, पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, और एक रह जाता है चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है इसमें कि एक सिविल सर्विसेज के लिए भारतीयों के लिए रास्ते खोले गए थे, जो सिविल सर्विसेज में जा सकते थे वो। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें याद रख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में इम्पोर्टेंट है, ये आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे तो बहुत आसान है, इसका आंसर आपके लिए मालूम होगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 20, 21, 22 और 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि जानते हैं आपकी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ, तो उसमें जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो है भारत के संविधान के अंदर 22 तो भाग थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 395 क्या थे, अनुच्छेद थे 395, और 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। अब वर्तमान में क्या पोजीशन बनती है, तो वर्तमान में जो भाग हैं वो कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, 25 भाग जो है वर्तमान में हो गए हैं, और जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हो गई हैं, अनुसूचियाँ हो गई हैं कितनी, 12। ठीक है, और अनुच्छेद जो है जो कि 400 से प्लस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान, एक सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन की व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसका जो प्रावधान है, इसकी व्यवस्था का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, और अनुच्छेद 359 जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 359 में ये कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 359 में। ठीक है, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42 जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में हुआ था, उसमें क्या कहा, उसमें क्या कहा गया था कि निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में। बट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है सारे मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो और कई देशों से ली गई थी, जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार जो लिए गए थे वो अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये लिए गए थे अमेरिका से, और अमेरिका से और क्या लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार भी यहीं से लिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है गणतंत्र में जो गणतंत्रात्मक ढांचा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस से लिए गए थे। ठीक है, फ्रांस से लिए गए थे। और इसके अलावा एक संघीय व्यवस्था बहुत पूछा जाता है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लिया गया है ये विचार। ठीक है, यह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम वैज्ञानिक नीति संकल्प साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसे SPR कहा जाता है, का निर्माण 1958 में किसके द्वारा किया गया। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, या फिर शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा किया गया, या फिर M विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है,
इसका जो ड्राफ्ट है वो डॉक्टर होमी जागीर बाबा के द्वारा तैयार किया गया था। और 4 मार्च 1958 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे जो है 4 मार्च 1958 को, ठीक है, 4 मार्च 1958 को इसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। जनवरी 1983 में डैश है फिर में आयोजित 17वीं विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी ये आपको इसमें बताना है। कोलकाता में, तिरुपति में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो ये जो हुई थी 1983 में, जनवरी 1983 में हुई थी 17वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार की प्रौद्योगिक नीति जो है, तो प्रौद्योगिक नीति को जो है कहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी तिरुपति याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें इस नीति बनाई गई थी, तो तिरुपति आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित, संजीव खन्ना, रंजन गोगोई या फिर NV रमन। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 51 में मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, तो वो कौन है? वो हैं ऑप्शन बी संजीव खन्ना, जिन्होंने 2024 में बने हैं, ठीक है। और जो कि 50 में कौन थे? तो 50 में थे कौन? डी वाई चंद्रचूड़ 50 में थे। और उसके बाद 51 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, ठीक है। और ऑप्शन ए जो है डॉक्टर ये उदय उमेश ललित, ये जो है 49 में थे, ठीक है, 49 में थे। और रंजन गोगोई है ये 46 में थे। और NV रमन्ना जो है ये 48 में थे, ठीक है। तो 48 में NV रमन्ना, उसके बाद उदय उमेश ललित 49वें नंबर पे आए, उसके बाद 50वें नंबर पे DY चंद्रचूड़ और फिर 51वें नंबर पे संजीव खन्ना, जो कि वर्तमान में है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 25, 26, 28, 30। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2028 को तक लॉन्च करने का उद्देश्य रखा गया है। और इसमें जो है सरकार ने इसके लिए 2104 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी भी दी है, ठीक है। और ये पूर्ण तरीके से एक स्वदेशी मिशन है। और चंद्रमा की सतह पर मिट्टी के कुछ नमूने लेकर वापस लौटना है, जो भी मतलब वापस लौटेगा ये जो चंद्रयान 4 है, ठीक है। और इसमें जो 2028 की टाइमिंग है आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 5 मॉड्यूल होंगे। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो इसमें जो हालांकि इस समय इतना कठिन क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, बट इसमें 5 मॉड्यूल होंगे इसमें, ठीक है। और जो कि उस समय क्वेश्चन जब ये लॉन्च होगा 2028 में, तब ये क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है SSC GD के लिए स्पेशल बनाई गई थी, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं GK के। हालांकि ये पहली वीडियो थी, तो पहली वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं काफ़ी हद तक प्रोवाइड करता रहा हूँ। अब जैसे जैसे वीडियो और अपलोड होंगी मैं और डिटेल में अच्छी तरीके से पहले से ही लिख के ले आया करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ बताने में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और मतलब लिखने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले ही मैं लिख कर ले आऊँगा तो उसमें ज़्यादा जानकारी डिलीवर कर पाऊँगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।